नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपकी एनटीएससी की तैयारी के लिए हमारी पूरी टीम, मतलब हमारे सारे टीचर्स आपके साथ हैं हमेशा, और आपकी तैयारी करवाने में हमेशा हम लोग अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं। बस आपको क्या करना है, हमारा साथ देना है, अच्छे से मेहनत करनी है, फोकस रहना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। एंड अगर ऐसा होगा तो पक्का एनटीएससी में हम होंगे कामयाब, और हमारी कामयाबी जुड़ी है आपसे। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपका स्कोर अच्छा आएगा, तो वही हमारे लिए कामयाबी है, बाकी तो सब मोह माया है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, जो कि फोकस करेगी हमारे एनटीएससी के थर्ड टॉपिक पे, जिसका नाम है अलजेब्रा। और हम करने वाले हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब पिछले सालों में पूछे गए सवालों को हम देखेंगे। बहुत सारे सवाल है, मतलब यू कैन इवन नॉट काउंट, टू बी ऑनेस्ट। बहुत सारे सवाल हैं जो कि पिछले कुछ स्टेट्स राज्यों में पूछे गए हैं। हर एक राज्य में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं सेम टॉपिक अलजेब्रा से। और ये बेसिकली क्योंकि टॉपिक बहुत वास्ट हो जाता है, कहने को है एक छोटा सा वर्ड, बट लेकिन ये आपका कक्षा 7वीं से लेकर 10वीं तक की गणित का काफी बड़ा हिस्सा कवर करता है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। फ्रॉम लीनियर इक्वेशन, फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, देन उसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करना, जीरोस, उसके बाद फिर डी की वैल्यू निकालना, वो सब यहाँ पे कवर होगा। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश राज्य से। ये 2019-20 के सवाल हम देख रहे हैं। रीसेंट ईयर से हम लोग शुरू करते हैं हमेशा। इफ द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 1/6 देन द नंबर इज। ये सवाल है कौन से टॉपिक का? वैसे देखा जाए तो सर, देखा जाए तो ये लीनियर इक्वेशंस का कह सकते हैं हम लोग। जी हाँ, बिल्कुल, इन वन वेरिएबल। चलिए, द सम ऑफ नंबर। अब यहां पे एक नंबर है जिसको हम मान रहे हैं x, क्योंकि हमें नंबर पता करना है, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल, अब जब नंबर ही नहीं पता तो उसका रेसिप्रोकल कहां से पता होगा? तो जो हमने नंबर को मान लिया उसी से हमने रेसिप्रोकल निकाल लिया। इज इक्वल टू, सम का मतलब क्या होता है? दोनों को ऐड करना, इक्वल टू 2 1/6। अब यहां आप क्या करेंगे? सर ये तो सिंपल इक्वेशन के रूप में आ रहा है, इसे सॉल्व करेंगे और आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो यहां पे आपको मिलेगा x² + 1 इज इक्वल टू, यहां अपॉन x आ जाएगा। ये मैंने क्या किया, मैंने लिया एलसीएम। तो भाई x और 1 का एलसीएम हो जाएगा x, तो इस वाले में x से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए, और इधर पे हो जाएगा 6 2 12 एंड 1 13/6। ये क्या किया आपने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। वेरी सिंपल। चलो, तो यहां पे आपको मिला x² + 1, इसमें गुणा कर देंगे आप 6, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 13x, ठीक है। चलिए, तो यहां से आपको देखने को मिल रहा है 6x² + 6 इज इक्वल टू 13x। क्या इसमें कोई शंका? नहीं सर, आसान था ये। जी हाँ सर, बिल्कुल। चलिए, अब आप क्या करेंगे, 13x को उठा के इस तरफ ले आएंगे ताकि हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाए, और फिर इसको सॉल्व करके हम अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएं। चलिए, क्या करना है अब ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 36 और ऐड करने पे आना चाहिए 13। तो भाई 36 के फैक्टर्स चेक करो। सर 36 के यदि हम फैक्टर्स देखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा एक तो 6 × 6, बहुत सिंपल। उसके बाद एक आ जाएगा सर 12 × 3, बिल्कुल सही। उसके बाद सर यदि हम इसको ब्रेक करेंगे तो भाई 18 × 2 भी आ सकता है यहां पे। यस सर। और कौन सा फैक्टर आ सकता है, जरा सोचिए सर। 18 और 2, 9 से 9 चौके 36। जी हाँ, बिल्कुल, 9 4 हो जाएगा 36, और 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13 आ जाएगा। क्या हमारा काम बन रहा है? यस सर। क्या कहता है रूल कि भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते वक्त जब आप बीच वाले को तोड़ेंगे तो आजू बाजू वालों से पूछना है। तो बीच वाले को हम ब्रेक कर रहे हैं, आजू बाजू वालों से पूछने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन वाला नियम बना दिया है पहले ही, जो कहता है कि मल्टीप्लाई करने पे आजू बाजू वालों के बराबर आना चाहिए। चलिए, 9 और 4 हो गया यहां पे हमारा पेयर। तो 6x² + 9x + 4x + 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये ठीक है? 9 और 4 जोड़ने पे 13, 9 और 4 मल्टीप्लाई करने पे 36। यहां पे आपने लिया 2x कॉमन, यदि आप ले रहे हैं तो आपको मिलेगा यहां पे नहीं, यहां पे आप 2x कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पे 3 के मल्टीपल है। तो 3x कॉमन ले लीजिए, तो आपको अंदर मिलेगा 2x + 3, प्लस यहां पे अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 2x + 3। अब यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाई दोनों के पास 2x + 3 है, दोनों से आपने ले लिया।
अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3x प्लस 2 और ये हो जाएगा 0 के बराबर। चलिए अब इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा 3 के बराबर, -3 के बराबर, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3/2। अच्छा एक मिनट, ये 13 था, साइड चेंज करेगा तो यहाँ -13 हो जाएगा, तो ये सब कुछ नेगेटिव होगा, सॉरी। चलिए तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यहाँ पे भी आपका माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा। कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक साइन का चेंज था, -3, यहाँ पे आ जाएगा -2, तो ये हो जाएगा केवल 3/2। तो x की वैल्यू इस तरफ से आ रही है 3/2 और इस तरफ से आ रही है 2/3, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू हो आपका जवाब उसको माना जाएगा। तो 2/3 या 3/2 करने पे आपको यही आंसर मिलेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो रेसिप्रोकल करोगे तो 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 हो जाएगा, या 2/3 का रेसिप्रोकल करोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में आपका जवाब 2 1/6 आएगा, इसीलिए यहां पे हमने दोनों को अपना जवाब माना है। क्या लिखा हमने अपने जवाब के रूप में? सर ऑप्शन ए 2/3 या फिर 3/2 को हमने मार्क किया है। एक बार कंप्यूटर जिसे बोलेंगे हमारा जवाब वेरीफाई कर दें। उन्होंने भी ऑप्शन ए के आगे हरे रंग का टिक मार दिया है, जो कि हमारे लिए खुशी की बात है और आगे बढ़ने का सिग्नल है। प्रश्न क्रमांक 2, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px x² plus qx minus p, then value of 1/alpha plus 1/beta is। ये सवाल कहां से आया है? सर कक्षा 10वीं चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स, वहां पे हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जीरोस वाला। और वहां पे क्या नियम पढ़ा है हमने? सर वहां पे हमने दो नियम पढ़े हैं कि यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जीरोस होंगे अल्फा और बीटा, जिनको ऐड करने पे, जिनका सम करने पे मिडिल टर्म के रिलेशन में आएगा तो -b/a आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे मिलना चाहिए हमें कितना? c/a। चलिए यदि हम इन नियम्स को, इन रूल्स को यहां पे सेट करेंगे तो हमें क्या वैल्यूज मिलेंगी? तो सर अल्फा और बीटा यहां पे होंगे, -b मतलब बीच वाला, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा c, -b मतलब यहां पे हो जाएगा -q, a की वैल्यू 1 क्योंकि कुछ भी नहीं है x² के आगे, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -p/1। जो साइन वहां पे था वही साइन आप लेके आएंगे, साइन को छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि साइन अलग होने की वजह से पूरी की पूरी इक्वेशन अलग हो जाती है। ठीक है, चलिए यहां पे भी देखिए Q पॉजिटिव था तो हम तो Q को पॉजिटिव ही लाए थे। अब वो तो B के आगे माइनस साइन है तो उसमें हमारा दोष नहीं है, उसमें किसका दोष है भाई? उसमें फॉर्मूला का दोष है, तो वहां पे हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए अब यहां पे आपको निकालना है 1/अल्फा, अब 1/बीटा। सोचने समझने वाली बात कि सर यहां तो ऐसा कोई नियम ही नहीं है जहां पे इन दोनों की वैल्यू मिल जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा संघर्ष जीवन में, इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा ताकि हम अपने जवाब तक पहुंच सकें। कुछ इस प्रकार, इन दोनों को हमें यदि ऐड करना है तो हमें लेना पड़ेगा इनका LCM, अल्फा इंटू बीटा करने पे अल्फा बीटा। ठीक है, क्या किया आपने? LCM लिया, तो जब आप LCM लेंगे यहां पे तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा लिखो, एक ही बात है, क्योंकि एडिशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। 2 और 4 को जोड़ोगे तब भी 6 आएगा, 4 और 2 को जोड़ोगे तब भी 6 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे सीक्वेंस का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऊपर आएगा -q, नीचे आएगा अल्फा बीटा में -p, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, आपका जवाब केवल बचेगा q/p, दैट इज ऑप्शन डी। और अगर आप ध्यान से गौर से अपने चारों ऑप्शन को देखेंगे तो यदि आपने हल्की सी भी गलती कॉन्सेप्ट में कर दी तो आपके चारों ऑप्शन इतने क्लोज है कि उनमें से कोई सा भी आपका जवाब हो सकता है। तो इस केस में कृपया सावधानी पूर्वक अपने जवाब को मार्क करें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। ऐसे बहुत लोग क्या गलती कर देते हैं कि सर यहां पे अल्फा बीटा दिया है -q, पर हम बीटा अल्फा कर रहे हैं तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन में वो हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में सवाल के हिसाब से आप उसको करोगे, परंतु एडिशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन में भी सीक्वेंस मैटर नहीं करता। 2 × 4 करोगे तब भी 8 आएगा, 4 × 2 करोगे तब भी 8 आएगा। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में उसका इतना फर्क नहीं पड़ता है। ये आसान सा था हमारे लिए सवाल, एक बार हम कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं, उनका जवाब आ रहा है ऑप्शन डी। चलिए यहां पे हमने 2 सवाल कर दिए हैं समाप्त। अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल नंबर 3 की ओर। क्या बोल रहा है हमसे कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर से चैप्टर 2 क्लास 10th पॉलिनोमियल है इसका नाम।
अल्फा बीटा जीरोज हैं किसके, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के, ठीक है। सच दैट, एक हमें यहां पर रिलेशन दिया है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज 5 के बराबर, देन आपको के की वैल्यू बतानी है। अब यहां पे देखो, हमें जो सिखाया गया है वो हमें सिखाया गया है कि भाई अल्फा प्लस बीटा कितना आता है और अल्फा इंटू बीटा कितना आता है। और अगर आपको याद हो, हमने अभी 2 मिनट पहले ही डिस्कस किया है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा होता है सी बाय ए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा सर, अब हमें यहां पे निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, तो वो हो जाएगा यहां पे -3/1, जिसको हम -3 भी लिख सकते हैं, और अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा कितना, सी बाय ए मतलब 1, ठीक है, सॉरी k/1, तो केवल k हो जाएगा। अब आपको यह सोचना है कि इनकी मदद से आप क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, ये आपको सोचना है। देखो 2 तरीके, पहला ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है -3, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी है 5, आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, आपको अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आप के की वैल्यू पता लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, यहां पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर में जो कनेक्शन होता है वो अल्फा इंटू बीटा के रूप में होता है, तो वहां से भी आप समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करूं तो इन दोनों को हम कर देंगे ऐड, तो यहां हो जाएगा 2 अल्फा, यहां पे बीटा बीटा कैंसल और ये हो जाएगा -3 + 5 मतलब 2, तो अल्फा की वैल्यू यहां से आ रही है 1, और यदि अल्फा की वैल्यू आ रही है 1 तो बीटा की वैल्यू आनी चाहिए -4, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। पहली वाली इक्वेशन में पुट करके देख लो, 1 प्लस अल्फा बीटा करने पे -3, 1 जाएगा उस तरफ तो हो जाएगा -4, इसको दूसरी वाली में पुट करके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, 1 माइनस -4 हो जाएगा 5, जो कि ठीक आ रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे आपको करना पड़ेगा 1 इंटू -4 इज इक्वल्स टू के, तो k की वैल्यू आनी चाहिए -4। आप एक और तरीके से कर सकते हैं इसको सॉल्व, ये जो अल्फा बीटा की वैल्यू आई है इसे आप इक्वेशन में पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, जो कि आएगा किसके बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि ये क्या है, जीरोज है। तो भाई अगर वैल्यू पुट करने पे 0 आ रहा है मतलब वो जीरोज है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है। तो अब आपको पता है कि रिजल्ट 0 है, x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, k की वैल्यू आपको वहां से मिल जाएगी, और वहां पे भी यदि आप सॉल्व करेंगे आपका जवाब -4 ही आएगा। तो यहां पे भी हम ऑप्शन ए को करेंगे चिन्हित, उस पे लगाएंगे यहां पे हमारी ओएमआर शीट में गोला यदि आपके पास है तो, और मूव करेंगे कंप्यूटर जी के वेरिफिकेशन की तरफ। उनका जवाब भी आ रहा है -4, तो मतलब हमने इस सवाल को सही सॉल्व किया है। कौन सा लॉजिक यूज किया सर, जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, उसके बाद सवाल में दिया गया था अल्फा माइनस बीटा, फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली और अपने जवाब को खत्म किया। दूसरा तरीका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। चलिए स्क्रीन क्लियर, सवाल नंबर 3 यहां पे होता है समाप्त। सवाल क्रमांक 4 क्या बोल रहा है आपसे कि x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई करने पे आ रहा है 5 और x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई करने पे आ रहा है 7, आपको बतानी है x की वैल्यू। ऐसे सवाल आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे हैं। कक्षा 10वीं चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसकी आखिरी एक्सरसाइज में ठीक ऐसे ही सवाल है। बस अगर आपको यहां समस्या हो रही है, इन सवालों को देखकर थोड़ा डर लग रहा है, तो कृपया वापस जाइए अपनी एनसीईआरटी की ओर, वहां पे इन सारे सवालों को सॉल्व कीजिए, आपके हर डर को यहां पे दूर कर हो जाएगा आसानी से। और यदि फिर दिक्कत आती है तो हमारे सेशन से आप देखिए, आपको वहां पे काफी हेल्प होगी। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम पहले वो देख लेते हैं। देखो x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई है एक इक्वेशन, ठीक है, जो कि दे रहा है आपको वैल्यू कितनी 5। दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब हमने जब ये पूरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है तो वहां पे 2 वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन देखने को बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 वाले वेरिएबल है ना, इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार, भाई हमने इसको अलग अलग कर दिया कि भाई तुम अपना अलग देख लो, तुम अपना अलग देख लो, इससे शायद हमें कोई एडवांटेज हो जाए। और बिल्कुल होता है एडवांटेज, यहां देखिए x से x कैंसिल, यहां पे y से y कैंसिल, और ये इनका जवाब किसके बराबर है, इक्वल टू 5। इधर पे भी जब आप इसको अलग अलग कर देंगे तो x अपॉन एक्स वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई हो जाएगा 7 के बराबर, ठीक है। अब
अब अगर आप यहां पे भी x से x कैंसिल कर देंगे, y से y कैंसिल कर देंगे, तो कुल मिला के आपकी जो असल इक्वेशन थी उसका नया रूप हो गया 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, और यहां पे 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। अब समस्या वाली बात यह है कि ऐसी एक भी इक्वेशन नहीं है जो कि इस रूप में हो और हमने कभी उसे सॉल्व किया हो। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो गणित का काम है चीजों को आसान बनाना, मुश्किल नहीं। तो यहां पे हम चीजों को आसान बनाने के लिए एक स्पेशल अस्त्र का इस्तेमाल करेंगे जो कि केवल ऐसे सवालों में उपयोग होता है, और उस अस्त्र का नाम है सब्स्टिट्यूट करना वैल्यूज को। ठीक है, जैसे यहां पे 1/y को आप मान लीजिए p और 1/x को आप मान लीजिए q। अब जब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, p माइनस q हो जाएगा 5 के बराबर और p प्लस q हो जाएगा 7 के बराबर। अब बस 2 मिनट की बात है और अपना सवाल यहां पे हो जाएगा समाप्त। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। सर आपके पास 2 इक्वेशन आ गए, इनको सॉल्व कर दो, आपको p और q की वैल्यू मिल जाएंगी। बहुत बढ़िया, तो p प्लस q 7 है, p माइनस q करने पे है 5। आपने इन दोनों को ऐड किया तो 2p की वैल्यू हो जाएगी 12 के बराबर। p और p हो जाएगा 2p, ऐड कर रहे हो तो q और माइनस q कैंसिल, 7 5 हो जाएगा 12। तो p की वैल्यू कुल मिला के हो गई यहाँ पे कितनी, 6। और यदि p की वैल्यू 6 है तो q की वैल्यू जग जाहिर है कितनी होगी, 1। क्या हमें वहां पे हमें सवाल में क्या बोला, x की वैल्यू बताओ। तो हम फिलहाल p को टच भी नहीं कर रहे हैं, हम सीधे सीधे आ रहे हैं कि भाई 1/x था 1 के बराबर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके x हो जाएगा स्वयं 1 के बराबर। तो ऑप्शन ए पे यहां हमें करना चाहिए टिक मार्क। क्या आपको यह समझ में आया? इस पूरे क्वेश्चन में या इन सारे कॉन्सेप्ट में जहां पे ऐसी इक्वेशन आती है, सबसे बड़ा अस्त्र जो आपका है और जो कि यूनिक है वो है ये सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, कि पहले आपने इक्वेशंस को इस फॉर्म में लेके आया, फिर सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे आसान और सिंपल मेथड है जहां पे गलती होने के चांसेस मिनिमम है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए था हमारा जवाब। एक बार कंप्यूटर जी से वेरीफाई करवा लेते हैं, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन ए। तो यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव कर सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 5 है हमारा यहां पे कि यदि -2 एक रूट है, इफ -2 इज अ रूट ऑफ व्हाट, ऑफ इक्वेशन जो कि हमें यहां पे दी हुई है, और साथ में दिया हुआ एंड x² + 5px - k = 0 हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, देन आपको k की वैल्यू बतानी है। तो देखो सवाल के 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा है यहां तक कि -2 इसका रूट है। ठीक है, इससे आप क्या करोगे सर, इसकी मदद से हम यहां पे वैल्यू पुट करके p की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर इस p की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, उसके बाद हम इस जानकारी को इस्तेमाल करके, इक्वल रूट्स की जानकारी को इस्तेमाल करके हम अपने प्रश्न को अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए, और यह सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे 2 चैप्टर्स या 2 कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है। पहला आपका है पॉलिनोमियल्स, जहां पे आप ये यूज कर रहे हैं, कक्षा 9वीं का कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल्स का, जहां पे आप रूट का इस्तेमाल करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन से जरूरी जानकारी निकालते हैं। दूसरा कक्षा 10वीं में आपका टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे जो डी की वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज करके आप फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे हमें सबसे पहले क्या बोला है, -2 इज अ रूट, तो हमारा p ऑफ x है, हमारी इक्वेशन है। ठीक है, x² - px + 6 = 0, ये हमारी इक्वेशन है। चलिए अब यहां पे क्या बोल रहा है वो कि at x = -2 दिस इज इक्वल टू 0, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं हम कि at x = -2 p ऑफ x इज 0, अर्थात जैसे ही मैं x की वैल्यू को -2 रख दूंगा, मेरा p ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर -p इंटू -2 + 6 = 0। क्या आपको ये समझ में आया? क्या बोला हमने x की जगह पे रख दिया -2, क्योंकि भाई सवाल में दिया है रूट है, और रूट का मतलब वैल्यू पुट करते ही पॉलिनोमियल हो जाएगा 0 के बराबर। चलिए -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 2p + 6 करने पे आपको मिलेगा 0 के बराबर। 6 और 4 ऐड करने पे हो जाएगा 10,
तो यहां पे आपको मिलेगा 2p प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो 2p हो जाएगा -10 के बराबर, तो p की वैल्यू हो जाएगी -10/2 अर्थात 5 के बराबर, माफ कीजिएगा अर्थात -5 के बराबर। चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो यहां से हमें मिली p की वैल्यू विच इज कितनी सर, p की वैल्यू है -5। अब अगर p की वैल्यू -5 है तो यहां पे जब हम उसको पुट करेंगे तब हमारी इक्वेशन हो जाएगी कि भाई x² -5x -k इज इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स में आपको क्या कंडीशन होती है, आपको भली भांति याद होगा सर, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो d की वैल्यू आती है 0 के बराबर। क्या आती है, d की वैल्यू 0 के बराबर। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि b² - 4ac करने पे आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए, b² - 4ac करने पे आना चाहिए 0। तो यहां पे b की वैल्यू हो जाएगी -5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर -4, a की जगह पे आएगा 1 और c की जगह पे आएगा -k। ध्यान रखिएगा साइन को साथ में लेके चलना है, साइन को छोड़ना नहीं है। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। और यहां पे +4 के हो जाएगा, बिकॉज -k और ये माइनस जो 4 के आगे वो दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अंततः आपको मिलेगा 4k इक्वल्स टू -25 और k की वैल्यू मिलेगी -25/4। पहला पार्ट कक्षा 9वीं का कॉन्सेप्ट, दूसरा पार्ट कक्षा 10वीं का कॉन्सेप्ट, जहां से हमें k की वैल्यू मिली -25/4, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, एक राज की बात बताएं आपको, यहां पे ये सवाल जिस फॉर्म में एग्जाम में आया था ना, हमने उस एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं दिया है, क्योंकि जब एग्जाम में आया था तो एक्चुअली ऑप्शन डी कुछ और था, कुछ एक वैल्यू थी, और असल में इस सवाल का एक भी ऑप्शन सही जवाब नहीं था। परंतु किंतु यहां पे सॉरी, यहां पे सॉल्व करने के लिहाज से हमने ऑप्शन डी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके नन ऑफ दिस किया ताकि आपको सही जवाब मिले। परंतु सोचने वाली बात है कि एग्जाम में कभी कभी सवाल गलत भी हो सकता है, भले वो एनटीएससी एग्जाम क्यों ना हो। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपने सवाल का जवाब यदि आपका ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है तो एक बार रीचेक कर ले। पर यदि आप श्योर हैं कि आपने सब कुछ ठीक किया है और ऑप्शन में ही कुछ गड़बड़ है तो सवाल को वहीं छोड़ के अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाएं, ज्यादा समय उस पर ना लगाएं, ठीक है। यहां पे फिलहाल हम कंप्यूटर जी से जांच करवा लेते हैं, उनका जवाब आ रहा है ऑप्शन डी। असल में 2019-20 में ये सवाल जब आया था तो आंध्र प्रदेश में ये सवाल गलत था। अब इसका हुआ क्या था, इसके बोनस मार्क्स मिले कि नहीं मिले थे, वो हम आपको बाद में कभी बताएंगे। फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट लर्न करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। चलिए ये सवाल होता है यहां पे समाप्त, हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। सवाल नंबर 6, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 5x - 2r। यहां पे आपसे बोल रहा है रूट्स के बारे में चर्चा करने को बोल रहा है कि इक्वेशन है आपकी x² - 5x - 2 इक्वल टू 0। अब जरा ऑप्शन देखिए, रियल एंड रैशनल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इमेजिनरी। अब ये जो आपके रूट्स के बारे में जो जानकारी है ये किसके थ्रू आती है सर, ये डिपेंड करता है d की वैल्यू पे, और d आता है b² - 4ac करने पर। तो जो भी d की वैल्यू होगी उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन सा वाला जवाब सबसे सटीक होगा। तो पहले हम d की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो भाई d की वैल्यू आएगी यहां पे -5 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहां पे 4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे -2, ठीक है। -5 का स्क्वायर मतलब d की वैल्यू हो जाएगी यहां पे 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 = 8, तो आंसर आ जाएगा 33। d की वैल्यू 33 है, तो मतलब रूट से निकालते समय आपका जवाब क्या होगा सर, x इक्वल टू सर -b प्लस माइनस √d/2a होता है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। यस सर। तो यदि आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास दो आंसर आएंगे। एक तो आएगा, अगर मैं पूरा ना भी पुट करूं तो केवल अगर रूट की बात करूं तो √33 आएगा। और मैं इस पे चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि d की वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब रियल तो है, तो मतलब ऑप्शन ए, सी और डी हो सकता है। पर रियल के बाद वाला जो वर्ड है, मतलब रैशनल है कि इक्वल है कि इरैशनल है, वो पता करने के लिए हमें थोड़ा सा यहां पे वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, पूरी नहीं, थोड़ी सी, ठीक है। जैसे इक्वल वाला तो कट जाएगा, बिकॉज इक्वल में डी की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है,
तो यहां पे क्या होगा सर, यहां पे आएगा रूट ऑफ 33, जो कि वैसे देखा जाए तो इर्रेशनल है। तो सबसे सटीक जवाब जो होना चाहिए हमारा वो ऑप्शन डी होना चाहिए कि रियल तो होंगे। आपको याद होगा, अगर मैं रिवाइज करवाऊं तो भाई देखो डी की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 0 से अधिक, या 0 के बराबर, या 0 से कम। ठीक है, यदि 0 से अधिक है तो वो रियल होता है, रियल एंड अनइक्वल कहलाता है। ठीक है, ये हम हमेशा बोलते हैं। यदि 0 के बराबर है तो रियल एंड इक्वल होता है। एक क्विक रिमाइंडर दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, यदि 0 से कम है तो इमेजिनरी हो जाता है, फिर तो वो अलग केस बन जाता है। तो हमारा ये वाला केस बन रहा था जिसमें रियल एंड अनइक्वल होते हैं, परंतु डी की वैल्यू जब आप यहां पे पुट करते हैं आपको समझ में आ जाता है कि रैशनल होगा या इरैशनल होगा। किस प्रकार सर, रूट के अंदर अगर ऐसा नंबर आया जिसका स्क्वायर रूट अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो वो रैशनल हो जाएगा। परंतु अगर ऐसा नंबर आया जिसका स्क्वायर रूट अवेलेबल नहीं है तो वो इरैशनल कहलाएगा। तो ऑप्शन डी रियल एंड इरैशनल हमारा सबसे सही जवाब होगा। कंप्यूटर जी से हमारा रिक्वेस्ट की वो जवाब को वेरीफाई कर दे, उन्होंने कर दिया है, ऑप्शन डी सही है। तो हम यहां पे कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है आपसे कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, चलिए क्या बोला आपको, तो भाई कक्षा 10वीं चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स, वहीं से ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अल्फा बीटा 2 जीरोस है। इनके हिसाब से भाई क्या जानकारी मिल रही है हमें कि अल्फा प्लस बीटा करने पे आएगा माइनस पी और अल्फा इंटू बीटा करने पे आएगा क्यू। चलिए अब देन अ पॉलिनोमियल हैविंग 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो भाई 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस 1 अपॉन बीटा ये आपके 2 रूट्स हैं, 2 जीरोस हैं। इनके हिसाब से आपको बताना है कि नई इक्वेशन क्या होगी, मतलब किसके, इनमें से किस इक्वेशन के रूट्स इनके बराबर होंगे। चलिए वहां हमने चर्चा की सम और प्रोडक्ट की, तो यहां भी हम जो हमारी वैल्यूज निकालेंगे, देखो बेसिकली इक्वेशन निकालने के लिए या इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है सर, एक तो चाहिए होता है एक्स स्क्वायर और एक्स। ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर और एक्स के अलावा जो चीज चाहिए होती है वो होते हैं कोएफिशिएंट्स। मतलब एक्स स्क्वायर के आगे क्या आएगा, 2 3 पी क्यू एक्स वाई या ए बी जो भी आएगा, एक्स के आगे क्या आएगा और पीछे कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी। अगर वो पता चल गई तो हम आसानी से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, फिर तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। वो पता करने के लिए हमें कौन सा नियम यूज करना पड़ेगा, हमें सम और प्रोडक्ट वाला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसको यूज करना पड़ेगा। जैसे यहां पे 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा को जब हम सम करेंगे वो होगा माइनस बी बाई ए के बराबर। किसका बी किसका ए, तो उस इक्वेशन का जो हमें ढूंढनी है। तो यदि हम इस तरफ कुछ कैलकुलेशन कर पाए और उसकी मदद से बी और ए की वैल्यू निकाल पाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए जब हम करने जाएंगे तो वहां पे भी हम यही करेंगे कि क्या प्रोडक्ट की मदद से हम बी सी और ए की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर इक्वेशन बना सकते हैं या फिर नहीं। चलिए यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे आपको एलसीएम मिलेगा, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए के बराबर। ठीक है, और जब आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा प्रोडक्ट करने पे आएगा सी बाई ए के बराबर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पहले से पता है कितनी सर, माइनस पी अपॉन यहां पे क्यू आ जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू, और ये है माइनस बी बाई ए के बराबर। तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब यहां पे सी अपॉन ए मतलब 1 अपॉन अल्फा बीटा, तो भाई 1 अपॉन क्यू हो जाएगा यहां पे सी अपॉन ए की वैल्यू। अब अगर आपको बी ए और सी की वैल्यू उठानी है तो उसकी पहली कंडीशन ये होती है कि भाई देखो क्योंकि दोनों चीजें सेम ही इक्वेशन के बारे में है तो ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो जब भी हम यहां से वैल्यूज को पिक करते हैं तो हमारी जो प्री कंडीशन होती है, मतलब उठाने से पहले की कंडीशन होती है, वो ये होती है कि दोनों जगह पे अल्फा की वैल्यू, ए की वैल्यू माफ कीजिएगा, सेम होनी चाहिए। तो यहां पे ए की वैल्यू क्यू, यहां पे भी ए की वैल्यू क्यू, मतलब इतना गारंटी है कि भाई ए की वैल्यू हो जाती है क्यू। सर यदि ए की वैल्यू बराबर ना हो तो फिर आप एलसीएम लेते हैं और दोनों वैल्यूज को बराबर करते हैं। ठीक है, ताकि आप आसानी से बी और सी की वैल्यू फिर पिक कर सके। बी की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पे सर, बी की वैल्यू आ रही है पी और सी की वैल्यू आ रही है 1।
तो इस हिसाब से हमारी इक्वेशन बननी चाहिए जो कि होती है हमेशा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो यहां पे आपको मिलेगी q की वैल्यू qx², ठीक है। तो a की जगह आप लिखेंगे qx² प्लस b की जगह आप लिखेंगे px और c की जगह आप लिखेंगे 1। ये होगी आपकी फाइनल इक्वेशन, a की जगह पे q, b की जगह पे p और c की जगह पे 1। आप ऑप्शन से मैच करेंगे तो आपका जवाब आएगा ऑप्शन सी। कंप्यूटर जी ने भी कर दिया है वेरीफाई, हम भी एक बार टिक मार्क लगा लेते हैं ऑप्शन सी पे, मतलब हमारा जवाब सही है। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 8 क्या बोल रहा है आपसे, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इस इक्वेशन का, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं डी। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, b² माइनस 4ac होना चाहिए इसकी वैल्यू। तो b² मतलब यहां पे होगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, d की वैल्यू इज 4 का स्क्वायर माइनस यहां पे होगा 4 इंटू a का मतलब है 2√2 इंटू √2, ठीक है। तो 2√2 इंटू √2 करना, यहां पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस यहां पे √2 इंटू √2 करोगे आपको मिलेगा 2। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2 जो कि स्वयं हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 16 के बराबर, और d की वैल्यू आपको मिलेगी 0 अर्थात 0, और आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। तो यहां पे हमने किया है ऑप्शन ए को मार्क, सीधा सिंपल सरल क्वेश्चन था, डी की वैल्यू प्राप्त करनी थी। परंतु किंतु व्यक्ति यहां पे भयभीत क्यों हो सकता है, क्योंकि इक्वेशन को जब आप देखते हैं 2√2x², 4x और √2, तो व्यक्ति थोड़ा भयभीत हो जाता है। लेकिन आपको बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है, केवल जिस तरीके से आप सामान्य किसी गणित के सवाल को सॉल्व करते हैं, चीजों को स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, उस तरीके से लिख के आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे स्क्रीन क्लियर, कंप्यूटर जी से एक बार निवेदन है आंसर चेक कर दीजिए। उनका जवाब भी आ रहा है आंसर है, हमने भी वही मार्क किया है। अब हम मूव करेंगे सवाल क्रमांक 9 की ओर। क्या बोल रहा है आपसे, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशंस x² प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस ky प्लस 7 हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाला ये आप पहले पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ चुके हैं सर, ये हमने पढ़ा है कक्षा हमारी 10वीं में, जहां पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ते हैं हम लोग, वहां पे हमने सारी कंडीशंस पढ़ी हैं। तो भाई क्या क्या कंडीशन होती हैं सर, कुल मिला के एक तो होता है भाई a1 अपॉन a2, ठीक है, और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। इन तीनों के बीच में जो आपके कनेक्शंस बनते हैं उनके हिसाब से आप तय करते हैं कि क्या आपकी इक्वेशंस में कौन से सॉल्यूशन होंगे। एक सॉल्यूशन होगा, दो होंगे, एक सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इनफाइनाइट की कंडीशन तो बहुत आसान होती है भाई, तीनों आपस में बराबर, ठीक है। उसके बाद एक सॉल्यूशन की क्या होती है कंडीशन वहां पे सर, एक सॉल्यूशन की होती है वहां पे कंडीशन की आपकी a1 और a2 ही बराबर नहीं है, तो तब आप सॉल्व करके इक्वेशन का आंसर निकाल सकते हैं। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि a1 a2 तो a1 a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो हो गया, पर c1 और c2 अलग हैं, तो वो हो जाती हैं पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन, पैरेलल लाइंस हो जाती हैं, जहां पे आपकी c1 और c2 अलग अलग होते हैं, लाइंस एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं। तो नो सॉल्यूशन में हमारी कंडीशन हमें पता है, इक्वेशन से हम वैल्यू उठा के आसानी से इसमें पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो भाई यहां पे a1 की वैल्यू हो जाएगी 1, a2 की वैल्यू हो जाएगी यहां पे, सॉरी a1 के बाद में b1 की वैल्यू निकालनी चाहिए हमें, तो b1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -3। साइन के साथ लेना, साइन को कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। चलिए यहां पे a2 की वैल्यू हो जाएगी 5, b2 की वैल्यू हो जाएगी यहां पे कितनी k, और c2 की वैल्यू हो जाएगी यहां पे 7, ठीक है, -7 ही 7 क्योंकि पॉजिटिव है। चलिए पहला पार्ट कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। चलिए यहां पे हम क्या देखते हैं, अगर हम इस पार्ट को डील कर रहे हैं तो भाई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 जब आप रखते हैं तो 1/5 हो जाता है, किसके बराबर, 2 अपॉन k के बराबर। अब जब आप k की वैल्यू पता करने का प्रयास करेंगे आपका आंसर आएगा 5 2 10। कितना आएगा, 5 2 10। दूसरे पार्ट की ओर यदि आप जाएंगे कि भाई b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो यहां पे नॉट इक्वल का साइन देख के काफी लोग घबरा जाते हैं,
बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसे आप किसी भी इक्वल टू वाले साइन को डील करते हैं ठीक वैसे ही आपको डील करना है, ठीक है। अब चलिए यहां पे 2/k करने पे आपको मिलेगा, किसके बराबर नहीं मिलेगा, -3/7 के बराबर, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया, आपका जवाब आएगा यहां पे 2 × 14 इज नॉट इक्वल टू -3k। जैसे आप इक्वल टू साइन को डील करते हो ठीक वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 वहां अकेला है, 2 × 7 माफ कीजिएगा, तो यहां हो जाएगा 14/-3 इज नॉट इक्वल टू -k। 14/3 -3 इज नॉट इक्वल टू k। कहने का तात्पर्य k की वैल्यू 10 के बराबर हो सकती है और k की वैल्यू 14/-3 के बराबर नहीं हो सकती है। क्या यहां पे जो हमें k की वैल्यू मिली है वो इसको, इस कंडीशन को नलिफाई कर रही है या इस कंडीशन के विरोध में जा रही है? नहीं सर, कंडीशन कहती है 14/-3 के बराबर नहीं होना चाहिए, और पहले पार्ट से हम देख सकते हैं k की वैल्यू 14/-3 के बराबर नहीं है। हमारा जवाब आ रहा है ऑप्शन ए। तो यहां से जो हमने वैल्यू निकाली उसको यहां पे हमने वेरीफाई करके बता दिया कि हां हमारा जवाब k की वैल्यू 10 सही है। वो अगर आप रखते हैं तो आपके इक्वेशन में क्या जवाब मिलेगा आपको कि भाई इक्वेशन जो होगी वो आपकी नो सॉल्यूशन वाली हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहां पे ऑप्शन ए को हमने किया है मार्क, एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं उनका जवाब क्या आ रहा है। उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन ए, तो मतलब हमने और उन्होंने सवाल को और आपने ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की ओर। सवाल नंबर 10, यदि x² + y² है 2√2x + 4√2y - 10 के बराबर, आपको पता लगाना है x/y कितना होगा, ठीक है। ये सवाल हम पहले वैसे शायद देख चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर भी हमें तो हमारा हर बार का काम है, हमें हर सवाल को सॉल्व करना है। चलिए तो x² + y² इज इक्वल टू 2√2x + 4√2y - 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे यदि आप दोनों साइड्स का स्क्वायर करने का प्रयास करेंगे तो यहां पे तो आपके इरैशनल नंबर्स रैशनल बन जाएंगे, जो कि ठीक बात है, लेकिन सॉरी इस तरफ आपकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 का भी स्क्वायर करोगे पावर 4 हो जाएगी। यहां पे 2 की पावर सॉल्व करने में इतनी कठिनाई आती है, तो 4 की पावर सॉल्व करने में कितनी कठिनाई आएगी। इतनी कठिनाई हमें जीवन में नहीं चाहिए। ऑल्सो यहां पे जब आप स्क्वायर करेंगे तो a + b + c का स्क्वायर लगेगा, जो कि अलग मेहनत है। तो वो जो आइडिया है कि दोनों साइड्स का स्क्वायर करके रूट को हटा दीजिए, शायद वो इतना यहां पे कारगर नहीं होगा। तो अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, तो यहां पे आप देखिए हम इसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं, सारे xy वालों को एक तरफ ले आते, देखते हैं क्या होता है, शायद कुछ मदद हो जाए। तो भाई x² प्लस की जगह यहां पे हो जाएगा -x² - 2√2x, ठीक है, प्लस y² - 4√2y + 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे सर, इसको थोड़ा और आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा कि ये है x² के बराबर, ठीक है, ठीक है। यहां पे ये है -2 × x × √2। मैंने इसको थोड़ा ब्रेक कर दिया, थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया, और मेरी वजह से सिंपल सी है कि मेरे को ये रूट वाले नंबर्स पसंद नहीं है, तो मैं चाह रहा हूं कि यहां पे कुछ स्क्वायर वगैरह आ जाए तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। प्लस ये था y², यहां पे आपने लिखा -2 × y × 2√2, आपने 4√2 को ब्रेक कर दिया 2 × 2√2 के फॉर्म में, और लास्ट में है +10। अब ध्यान देना यहां पे आपको दिख रहा है a², ठीक है, -2ab, लेकिन b² मिसिंग है। क्या मिसिंग है, b² मिसिंग है। यहां पे भी आपको दिख रहा है a² -2ab, लेकिन यहां पे भी b² मिसिंग है। लेकिन इन दोनों मिसिंग चीजों को हमें लाने में शायद यहां पे ये रूट, ये जो +10 है वो हेल्प करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस +10 को ब्रेक कर रहा हूं दो वैल्यूज में, तो x² - 2 × x × √2 पहले मैं 10 को ब्रेक करूंगा 2 + 8 के रूप में, तो यहां लिखा मैंने +2, और यहां पे मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं भाई y² - 2 × y × 2√2 + 8। मेरा सिंपल यहां पे मोटिव ये +2 और +8 लिखने का बहुत सिंपल है। यहां पे यदि मैं +2 लिख रहा हूं तो एटलीस्ट ये वाला पार्ट तो मेरा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। सर वो कैसे, जरा यहां ध्यान दो, x² - 2 × x × √2
प्लस √2 का स्क्वायर। क्या ये लिखना ठीक है? जी सर, क्योंकि 2 कब आता है? √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, केवल 2 बचेगा। ठीक है, इसी तरह यहां पे भी प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे -2 इंटू वाई इंटू 2√2 है। और कोइंसिडेंटली जब आप 2√2 का स्क्वायर चेक करेंगे तो वो 8 के बराबर आता है। करके देख लो, 2√2 का स्क्वायर करना मतलब 2 का स्क्वायर करना, जो कि हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर करना जो कि हो जाएगा 2, तो 4 इंटू 2 करने पे आता है 8, तो यहां हो जाएगा प्लस 2√2 होल स्क्वायर। तो जो +10 था वो परफेक्टली यहां पे फिट हो गया और हमारे पूरे सवाल को सॉल्व करने में काफी बड़ी मदद उसने की है। अब यहां पे आपका हो गया a² - 2ab + b², आपका रिजल्ट आएगा x - √2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2√2 का होल स्क्वायर, सेम ही नियमावली का इस्तेमाल करके। सर लेकिन यहां से हमें क्या फायदा हुआ? यहां पे अब देखो, सोचने समझने और देखने वाली बात यह है कि ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, दो चीजों के स्क्वायर को ऐड करने पे शून्य आ रहा है। क्या कभी ऐसा कोई स्क्वायर होता है जो कि नेगेटिव होता है? भाई देखो, शून्य आ रहा है मतलब कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, दोनों कैंसिल हुए होंगे तभी शून्य आ सकता है कि नहीं? एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि ये दोनों खुद किसके बराबर हो जाएं? स्वयं शून्य के बराबर हो जाएं, तब तो शून्य और शून्य को जोड़ने पे शून्य आ सकता है। अदरवाइज तो इन दोनों का जवाब पॉजिटिव आएगा, या फिर अगर मैं करेक्ट मैथमेटिकल टर्म्स में कहूं तो किसी का भी स्क्वायर करने पे जवाब कभी भी नॉन नेगेटिव ही आएगा। क्या आएगा? नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं आ सकता, या तो शून्य आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। तो शून्य आने का हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो दोनों शून्य हो जाए या फिर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। यदि दोनों शून्य है तभी ये दोनों शून्य के बराबर, तभी इनका जवाब जोड़ने पे शून्य आ रहा है, तो यहां पे भी शून्य और यहां पे भी शून्य। तो इस पूरी कहानी का सार ये बनता है कि भाई x - √2 का होल स्क्वायर है शून्य के बराबर, जहां से आपको मिलता है कि भाई x - √2 है स्वयं शून्य के बराबर और x है √2 के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई √2। चलिए अब बात करते हैं यहां पे y की। y - 2√2 का स्क्वायर भी हो जाएगा शून्य के बराबर। कहानी का सार, y - 2√2 है शून्य के बराबर, उसके बाद y हो जाएगा 2√2 के बराबर। तो ये हो गया √2, नीचे आ गया 2√2, क्योंकि दोनों जगह पे √2 कॉमन है, आपने कर दिया कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, जो कि है ऑप्शन ए के बराबर, दैट इज 1/2। क्या आपको ये समझ में आया? क्या चाहिए था आपको? आपको चाहिए था x/y, वो आपने निकाला, आपका आंसर आया 1/2। तो यहां पे हम कंप्यूटर जी से कहेंगे कि कृपया हमारे जवाब को वेरीफाई कर दे, उन्होंने वो काम कर दिया है। हम करेंगे यहां पे अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान। सवाल नंबर 11 क्या बोल रहा है आपसे? इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 4x + a + 5 = 0 हैज इक्वल रूट्स, मतलब d की वैल्यू शून्य। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा? d की वैल्यू कितनी हो गई? शून्य के बराबर। चलिए अब अगला पार्ट, a + 4x² + ax - 3b हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये कब हो सकता है? सर ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। क्या है? ग्रेटर देन 0। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू है? भाई देखो, पहले पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक अननोन क्वांटिटी जिसका नाम है a, उसको आप दूसरे वाले में पुट करके सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दूसरी अननोन क्वांटिटी जिसका नाम है b। सिंपल, सरल, स्वच्छ, सुंदर क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सर सबसे पहले d = 0 है पहली इक्वेशन में, ठीक है, तो पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है a + 5, ठीक है। इक्वल रूट्स का मतलब d की वैल्यू है शून्य, अर्थात b² - 4ac करने पे आना चाहिए शून्य। वैल्यू उसको पुट कीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। चलिए b² मतलब हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना? 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू a की जगह में, यहां पे c की जगह लिखेंगे हम a + 5। अब भाई जो वैल्यू है सो है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। हाँ, इसको सॉल्व करके अपना आंसर जरूर निकाल सकते। तो यहां हो जाएगा 16 माइनस 4 2 8 a + 5। मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? सर ये माइनस उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 16 = 8a + 5। ये जो 8 यहां मल्टीप्लीकेशन में वो साइड चेंज करेगा तो डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a + 5
तो 16/8 हो जाएगा a+5 के बराबर। 16 और 8 को डिवाइड करेंगे, आपका जवाब आएगा 2, तो ये हो जाएगा a+5। तो यहां हो जाएगा 2 - 5 = a, तो मतलब a की वैल्यू होनी चाहिए -3, जो कि हमारे पास दो ऑप्शन में है, ए और बी में, ए और सी में, सॉरी। अच्छा एक बात सर, यहां पे जब दोनों साथ में थे तब तो आपने डिवाइड नहीं किया, यहां तो बीच में माइनस साइन था, वहां आप डिवाइड कर रहे हैं। प्रभु, बोर्ड मास का नियम है पहले मल्टीप्लीकेशन फिर सब्ट्रैक्शन, इसलिए यहां पे हमने कुछ नहीं किया, पहले हमने साइड चेंज किया क्योंकि वहां पे हमें माइनस साइन बन जाएगा पॉजिटिव, फिर मल्टीप्लीकेशन को देखते हुए हमने डिवीजन में उसको लेके गए हैं, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। चलिए a की वैल्यू आ गई -3, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, हमें उससे मिलना चाहिए कुछ इस प्रकार की वैल्यूज की यदि a की वैल्यू है -3 तो इक्वेशन अब बन जाएगी भाई -3 + 4ax²। ये कहां से आया सर, a की जगह आपने लिखा है -3 सिंपल, फिर आपके पास है प्लस -3 × x और लास्ट में है -3b = 0, ठीक है। चलिए अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे आगे तो आपको क्या दिया है भाई, डिस्टिंक्ट के रियल रूट्स, अर्थात d की वैल्यू है 0 से बड़ी। अगर वो बोलता कि भाई इमेजिनरी है तो d की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 से छोटी, इक्वल में d की वैल्यू 0 के बराबर। चलिए तो यहां हो जाएगा आपका जवाब x², क्योंकि -3 + 4 करने पे आएगा आपका जवाब x², यहां हो जाएगा -3x और लास्ट में वहां पे है -3b = 0। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -3b। क्या कहता है नियम, d की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, d की वैल्यू निकालते हैं b² - 4ac करके। तो भाई जब आप b² - 4ac करेंगे, b² मतलब -3 का स्क्वायर -4 × a की जगह आपने लिखा 1 और c की जगह आपने लिखा -3b = 0, नहीं सॉरी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलिए ग्रेटर देन 0, अब यहां पे क्या मिलेगा आपको सर, 9 - यहां पे मिलेगा प्लस, सॉरी हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा 12b > 0, 9 + 12b = 0। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं दोनों जगह 9 माइनस कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन जब आप 9 माइनस करना चाहेंगे तो क्या उसका साइन चेंज हो जाएगा, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए ये जो 9 यहां पॉजिटिव, इसको जब आप साइड चेंज करके वहां भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चलिए हो जाएगा 12b > -9, ठीक है, और b की वैल्यू हो जाएगी किससे बड़ी, तो भाई b की वैल्यू शुड बी -9/12, दैट इज कितनी हो जाएगी, कैंसिल करने पे यहां पे सर हो जाएगा -3/4। तो मतलब b की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, -3/4 से, दैट इज ऑप्शन सी होना चाहिए यहां पे हमारा जवाब, जो कहता है कि भाई b की वैल्यू होनी चाहिए -3/4 से बड़ी। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। बाकी तीनों ऑप्शन में तो भाई पहले ये बी और डी तो पहले रिजेक्ट हो गए क्योंकि ए की वैल्यू -3 आ रही थी, और जब आपने ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को चेक किया तो इनका जवाब आ रहा है बी की वैल्यू शुड बी लेस देन 3/4 या कि बी की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन -3/4, ठीक है। चलिए एक बार कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे हमारा जवाब वेरीफाई कर दें। कंप्यूटर जी का जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, हमारा जवाब भी आ रहा है ऑप्शन सी, तो मतलब हमने सही सॉल्व किया है। तो बी की वैल्यू -3/4 से बड़ी, चीजें हो गई कैंसल, स्क्रीन हो गई क्लियर, और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 12, फॉर रियल y the number of solutions of the equation root of y plus 3 plus root y is equal to 1 is। आपको बताना है इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, मतलब ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जहां पे ये इक्वेशन सटीक होगी। तो आपकी इक्वेशन है रूट ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट वाई, ऐसा ही कुछ होगा। यस सर। अब यहां पे क्योंकि दोनों जगह पे रूट है तो सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाई तो आएगी, तो हम क्या करेंगे सर, दोनों जगह स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, आपकी बात मान ली जाएगी यहां पे। तो रूट ऑफ y प्लस 3 का यहां पे हो जाएगा स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचता नहीं है हमारे पास। जब तक इक्वेशन में वैल्यूज रूट में, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। चलिए तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहां बचेगा केवल y प्लस 3, यहां बचेगा कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस हो जाएगा, फिर यहां पे y का स्क्वायर हो जाएगा y, और आपके पास कुल मिला के बचेगा -2 रूट y। ये कहां से आया,
ये हो गया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि होगा रूट वाई का स्क्वायर। तो रूट वाई का स्क्वायर कैंसिल करोगे तो वाई और रूट और स्क्वायर कैंसिल, केवल वाई बचेगा और माइनस यहाँ पे 2y, क्योंकि दोनों तरफ वाई पॉजिटिव है तो वाई से वाई कैंसिल। ठीक है, इसके बाद 3 यहाँ पे 1 है, जो साइड चेंज करेगा तो हो जाएगा -1, तो 3 - 1 करने पे आपको मिल रहा है -2 रूट वाई। अब यहाँ पे 3 - 1 करेंगे तो 2 बचेगा, 2 और यहाँ पे हो जाएगा -2 रूट वाई। ये -2 साइड चेंज करके डिवीजन में आ जाएगा तो आपको मिलेगा रूट वाई। 2/√2 को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपका जवाब आएगा -1, ठीक है, इज इक्वल टू रूट वाई। ठीक है, अब रूट वाई है -1 के बराबर। क्या ऐसा हो सकता है? क्या रूट ऑफ वाई करने पे -1 आ सकता है? ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब यहां पे हमें ये देखना पड़ेगा या फिर ये इमेजिन करना पड़ेगा कि किसी चीज का स्क्वायर रूट करने पे -1 आ जाए। ऐसा क्या हर बार होगा? उदाहरण के तौर पे जब आप रूट यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा y की वैल्यू इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर आप रूट y कर रहे हैं तो भाई ये रूट ऑफ 1 हो जाएगा। रूट ऑफ 1 कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। ठीक है, तो यहां पे 100% श्योर होना कि रूट y इक्वल टू -1 होगा, हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है। और जो यहां पे वैल्यू प्राप्त हुई है, यदि उसको भी हम यहां पुट करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे 1 + 3 + √1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां पे जब आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा √4 + 1, √4 हो जाएगा, 2 + 1 आपका जवाब आ रहा है 3, जबकि यहां पे जवाब कितना आना चाहिए? इक्वल टू 1। तो मतलब यहां पे कोई भी निष्कर्ष निकाल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए हमारा जवाब होना चाहिए 0 की मतलब कोई भी सॉल्यूशन यहां पे पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए 0 होना चाहिए हमारा जवाब। एक बार कंप्यूटर जी से भी पूछ लेते हैं, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन है, तो मतलब हमने और उन्होंने सही तरीके से सवाल को अप्रोच किया है। चलिए स्क्रीन करेंगे हम यहाँ पे क्लियर। तो जो वैल्यू आई थी y इक्वल टू 1, यदि आप स्क्वायर कर देंगे तो भी वो, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, मतलब वो भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो कितने सॉल्यूशन मिले हमें? एक भी नहीं मिला, 0 मिले कुल मिला के। अब सवाल नंबर 13 क्या बोल रहा है आपसे कि द पॉलिनोमियल fx जहां पे है x-1 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर और x-4 का होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये मिनिमम वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट हमने लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चंस में कवर किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, वहां पे आपको बहुत सिंपल तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है कि मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहां पे भी हम देखेंगे पर अब वहां पे एक आपको और इजीली मिल जाएगा। चलिए, तो अगर आपने लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चन देखे तो यहाँ पे आप अटकेंगे नहीं, बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है हमारा। चलिए, तो पहले हम f ऑफ x को लाएंगे इन सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म। कैसे? सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा x² + 1 - 2x। क्यों भाई? सर -1 × 2 करेंगे तो -2x हो जाएगा। ठीक है भाई, a² + b² - 2ab, यहां पे हो जाएगा +x² + 4 - 4 2 2 = 4x। उसके बाद नीचे वाले में +x² + 9 माइनस कितना हो जाएगा? 2 3 = 6x। लास्ट वाले के लिए तो x², 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -4 2 हो जाएगा 8x। अब इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा f ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ 4x² - 20x। कैसे? 2 4 6 8 सबको ऐड करोगे, 2 4 6 8 मिलके हो जाएगा 20 के बराबर। और जो आपका कांस्टेंट पार्ट है वो कितना हो जाएगा? तो 1 4 9 16, तो 9 और 1 10, 16 और 4 यहाँ पे हो जाएगा +30। ये आपका फाइनल f ऑफ x हो गया फ्रॉम दैट एक्सपैंडेड फॉर्म टू दिस सिंपलेस्ट फॉर्म। अब मिनिमम वैल्यू निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, यूं तो आपको कक्षा 11वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है अंडर द टॉपिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, पर अगर मैं आपको वहां न ले जाके केवल यहां पे आपको पूरा फंडा समझाऊं, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए तो आप जब भी f ऑफ x इज मिनिमम, यहां पे आप ये ध्यान रखें, f ऑफ x इज मिनिमम at x इक्वल टू -b/2a। क्या होगा? f ऑफ x मिनिमम कब होता है? जब x की वैल्यू है -b/2a के बराबर। मतलब जैसे ही आप x की वैल्यू यहां से निकालेंगे -b/2a करके, आपको मालूम चल जाएगा वो कौन सी वैल्यू है जिसपे ये f ऑफ x मिनिमम होगा। जैसे यहां पे अगर आप देखें तो x की वैल्यू हो जाएगी -20 होल अपॉन 2 × 4, दैट इज
-20 हो जाएगा, ऊपर +20 बिकॉज दोनों माइनस साइन है, और नीचे हो जाएगा 4 2 8। आप इसको कैंसिल करेंगे, आपका जवाब आएगा 5/2, क्योंकि आपने 4 के टेबल से कैंसिल किया। उसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.5, जो कि है आपका ऑप्शन डी। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 2.5 यहां पुट करेंगे, आपको इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। किस पे? जब आप पुट करेंगे x की वैल्यू 2.5। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भाई x की वैल्यू कितनी है, -2.5 है। कैसे निकालते हैं सर? मिनिमम वैल्यू आती है जब भी x की मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए किसी पॉलिनोमियल की पहले x की वैल्यू ज्ञात करनी होती है, जैसे कि यहां पे आ रही है -b/2a के रूप में। तो x की वैल्यू हमेशा -b/2a। डिफरेंशिएशन आप कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे, वो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, परंतु अभी के लिए आप अगर ये चीज याद रख लेंगे तो आपको काफी काम आएगी सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ऑप्शन डी 2.5 हमने मार्क किया है। एक बार कंप्यूटर जी से हमारा आग्रह है कि हमारा आंसर वेरीफाई कर दें। ऑप्शन डी सही आ रहा है, तो हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल नंबर 14 की ओर। अब सवाल नंबर 14 क्या बोल रहा है आपसे? If the roots of the equation x square plus 2px plus q equal to 0 and x square plus 2qx plus p equal to 0 differ by a constant, इस सेंटेंस का मतलब समझने में इंसान को थोड़ी तकलीफ होगी, वरना तो सवाल इजी है। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये सवाल का ये वाले स्टेटमेंट का, ये वाले पार्ट का अगर आपको मतलब समझाऊं तो वो कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, इनके रूट्स और उस इक्वेशन के रूट्स में एक कांस्टेंट गैप है, मतलब एक फिक्स गैप है, और इस फिक्स गैप को आप बोल सकते हैं के। तो इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के। ठीक है, तो ये जो के हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है ये है आपका फिक्स गैप। ठीक है, जो कि यहां पे साफ साफ दिख रहा है। चलिए अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सर यहां पे आपको मिल रहा है अल्फा बीटा, तो अगर हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो अल्फा प्लस बीटा करने पे हमें मिलना चाहिए -2p, और अल्फा इंटू बीटा करने पे हमें मिलना चाहिए कितना? केवल q। अब इतनी जानकारी मिल रही है और तो कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा है। अब इसी जानकारी का यूज करके हम अगर आगे बढ़े और वहां पे देखें शायद वहां पे हमारी कुछ हेल्प हो जाए, तो पहले पार्ट से तो हम यही जानकारी जुटा पाए कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी। अब अगर हम आगे देखें यहां पे दूसरे इक्वेशन में, तो वहां पे अल्फा प्लस के मतलब पहला रूट और दूसरा रूट, इन दोनों को जोड़ने पे अल्फा प्लस बीटा करने पे कितना आएगा, यानी दोनों रूट्स को जोड़ने पे कितना आएगा सर? आएगा -2p के 2q के बराबर, -2q के बराबर, जो कि वहां पे है इक्वेशन में -b/2a के बराबर। तो a की वैल्यू है 1, तो यहां पे भी कुछ नहीं आया। चलिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2k इज इक्वल्स टू -2q। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, किस रूप में है वो सर? वो है -2p प्लस 2k इज इक्वल टू -2q। हम चाहें तो सब जगह से 2 क्योंकि कॉमन है तो कैंसिल कर सकते हैं, तो कुल मिला के हमारे पास जवाब में बचेगा -p प्लस k इक्वल टू -q। ये क्या किया हमने? पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, आप ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया। k की वैल्यू यहां से मिल सकती है p माइनस क्यू के रूप में, क्योंकि -p वहां जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो k की वैल्यू आपको मिलेगी p माइनस क्यू के रूप में। एक ही हमारे पास कुल मिला के रिजल्ट आया है। अब देखते हैं इसका हम कहां क्या उपयोग कर सकते हैं। दूसरी तरफ जब हम इनका प्रोडक्ट चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि अल्फा प्लस के इंटू बीटा प्लस के करने पे आपको मिलेगा केवल p। क्या मिलेगा? केवल p के बराबर मिलेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन। तो अल्फा इंटू बीटा होगा, फिर k इंटू अल्फा होगा, अल्फा इंटू के होगा, फिर k इंटू बीटा होगा तो बीटा k लिख दिया आपने, फिर k इंटू के होगा तो आपने k स्क्वायर लिख दिया। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं? हम कोशिश करेंगे कि पूरी इक्वेशन p और q के फॉर्म में आ जाए। अल्फा बीटा की वैल्यू हमें यहां पे पता है q के बराबर, यहां पे अगर हम k कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहां पे है और साथ में है k स्क्वायर इज इक्वल टू p। चलिए तो ये हो गया q, k की वैल्यू हमें यहां पे पता है p माइनस क्यू, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो गया p माइनस क्यू। यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2p, तो हमने वो भी रिप्लेस कर दिया, और k स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा?
के स्क्वायर हो जाएगा सर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और ये सब है किसके बराबर, p के बराबर। अब जो p है वहां पे वो अकेले बोर हो जाएगा बेचारा, उसको हम यहां ले आएंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, हमें मिलेगा q माइनस p साथ में, ठीक है, प्लस p माइनस क्यू इंटू माइनस 2p, ठीक है, और यहां मिलेगा प्लस p माइनस क्यू अपॉन होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां पे हम में से मैक्सिमम लोग अटक जाएंगे कि आगे करना क्या है, ठीक है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा अपने ऊपरी माले का उपयोग करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है। सर तीनों के पास p माइनस क्यू आ रहा है, सर पहले वाले के पास तो q माइनस पी आ रहा है। प्रभु अगर मैं इसको p माइनस क्यू लिख दूं या दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लूं, देखो पहले क्या था, ध्यान से सुनना ये बात, q माइनस पी था, अगर मैं दोनों में से -1 कॉमन ले लूं तब तो ये p माइनस क्यू बन जाएगा कि भाई -1 इंटू पी माइनस क्यू। अब देख लो p नेगेटिव q पॉजिटिव, -1 ले लिया हमने, तो -1 इंटू पी माइनस क्यू प्लस यहां पे है -2p इंटू पी माइनस क्यू, और लास्ट वाले में है आपके पास p माइनस क्यू, तो यहां पे आप करेंगे प्लस p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। अब तीनों में p माइनस क्यू दिख रहा है कॉमन, तो मैं तीनों से p माइनस क्यू कॉमन लेने का एक प्रयास कर रहा हूं, तो मुझे मिलेगा p माइनस क्यू, ठीक है, कॉमन ले लिया, एक बचा -1, ठीक है, यहां पे बचा -2p और वहां पे बच रहा है p माइनस क्यू, तो प्लस p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या ऑप्शन मिल रहे हैं सर, एक तो अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे, अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं फिर अगर फाइनल पार्ट पे आऊं तो एक तो मिलेगा p माइनस क्यू, दूसरा यहां से मिलेगा -2p और p हो जाएगा -p माइनस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब सोचने वाली बात दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, कब होता है सर, यदि पहला वाला 0 हो जाए तो हो सकता है, या फिर दूसरी वैल्यू 0 हो जाए तब भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई 0 से मल्टीप्लाई करना, 0 इंटू 4 करोगे तब भी 0 आएगा, 4 इंटू 0 करोगे तब भी 0 आएगा, तो आपको यहां नहीं पता कि इनमें से कौन सा 4 है और कौन सा 0 है, तो हम दोनों केसेस को जज करेंगे। तो एक केस आएगा हमारे पास कुल मिला के कि भाई p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ये हमारे किसी काम का नहीं है फिलहाल, क्यों, क्योंकि हमें तो p प्लस क्यू की वैल्यू चाहिए। दूसरे वाले में आपको मिल रहा है -p माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, है कि नहीं, यस सर। यदि मैं यहाँ पे -p और -q को उस तरफ भेज दूं तो क्या मिलेगा सर, हमें मिलेगा -1 इक्वल टू p प्लस क्यू, हमें क्या चाहिए p प्लस क्यू, क्या वो हमें मिला, यस सर। क्या है हमारा जवाब, ऑप्शन ए -1। कहां अटक सकते हैं हम, ये पूरा कर सकते हैं, ये भी पूरा कर सकते हैं, जहां पे हम अटक सकते हैं वो ये वाला स्टेप, और यहां पे फिर हमें यूज करना पड़ेगा हमारी थोड़ी सी स्किल्स जो कि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही आती है। ऐसे आप अगर आपने एक सवाल कर लिया, अब अगर कोई और सवाल आया जहां पे ऐसी ही सिमिलर कंडीशन होगी तो आप अपने आप इजीली जज कर पाएंगे, आपको थोड़ी कम मुश्किलात होगी ऐसे टाइप के सवाल सॉल्व करने में। क्या करना है, यहाँ पे आपने p माइनस क्यू कॉमन ले लिया, जो साइंस थे उन्हीं को आपने यूज किया, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको खुद को ओपन रखना है कि भाई q माइनस पी को किस तरीके से p माइनस क्यू में कन्वर्ट किया जाए, तभी आपके सवालों के हल निकलेंगे। यही डिफरेंस होता है कि जो स्मार्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जहां पे कोई नहीं सवाल का जवाब ढूंढ सकता है वहां पे भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सवाल का जवाब निकाल के ले आते हैं। चलिए कंप्यूटर जिसे पूछ लेते हैं उनका जवाब क्या आ रहा है, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन ए, तो मतलब हमने और उन्होंने इस सवाल को सही सॉल्व किया है। इसके बाद हमें मिल जाती है आगे बढ़ने की परमिशन, और हम मूव करेंगे सवाल नंबर 15 की ओर, जो हमसे बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है 0 के बराबर, और ना x ना y ना z तीनों में से कोई भी इंडिविजुअल 0 के बराबर नहीं है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी। जैसे ही मुझे ये चीज दिखती है, सबसे पहला जो मुझे लगता है नोटिफिकेशन या रिमाइंडर जो आता है मेरे दिमाग में वो यही आता है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वुड बी इक्वल टू 3xyz। और अगर आप इसको यूज करके अपने सवाल को अप्रोच करेंगे तो आसानी से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपके पास है क्या, x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, z स्क्वायर है, आपको चाहिए क्या, x क्यूब y क्यूब z क्यूब, तो चलिए स्क्वायर को क्यूब बना देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। अब जब आप स्क्वायर को क्यूब बनाने का प्रयास करेंगे तो पहले वाले में ऊपर नीचे दोनों जगह x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
क्योंकि फ्रैक्शन में केवल एक प्लेस पे अगर आप मल्टीप्लाई कुछ कर देंगे तो आपका फ्रैक्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में इंटू वाई करना पड़ेगा, तीसरे वाले में इंटू जेड करना पड़ेगा। इसका क्या परिणाम सर? इसका परिणाम ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करने पे एक्स क्यूब मिलेगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई करने पे वाई क्यूब मिलेगा, जेड स्क्वायर इंटू जेड क्यूब करने पे जेड स्क्वायर इंटू जेड करने पे जेड क्यूब मिलेगा। और अब आपका सवाल चेंज हो गया है कि एक्स क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड, वाई क्यूब इज ऑल्सो अपॉन एक्स वाई जेड, क्योंकि देखो पहले से एक्स और जेड थे, आपने वाई और मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट वाले में जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड। परफेक्टली सिंक हो रहा है सवाल, देखो मल्टीप्लाई किया आपने तो आपका न्यूमरेटर भी सेट हो गया, डिनोमिनेटर भी सेट हो गया। अब क्या करोगे आप? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड में लिख सकता हूं क्या इसको? ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि भाई ए क्यूब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करना अलाउड है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz, नॉट ऑलवेज, ओनली व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये हर बार नहीं होता है, केवल x प्लस वाई प्लस जेड 0 होने पे होता है, जो कि यहां में दिया हुआ है। तो ऊपर आ जाएगा 3xyz, नीचे पहले से है xyz, ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, आपका जवाब हो जाएगा केवल 3। कितना हो जाएगा आपका जवाब? केवल 3, जो कि है ऑप्शन डी। आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, आपने सिंप्लीफाई करके वैल्यू को प्राप्त कर लिया। सबसे बड़ा हिंट और पहला हिंट कहां दिया है? वहीं दिया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। वो पढ़ते ही आपके दिमाग में पहली चीज ये आनी चाहिए और आपको अपने सवाल को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। चलिए यहां हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल। एक बार ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, माफ कीजिएगा। ऑप्शन डी 3 सही है, हमने भी वही मार्क किया था। सवाल नंबर 16 देख लेते हैं अब हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। यहां पे एक इक्वेशन दी है जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। आपको बताना है कि यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाए जिसके रूट्स इस प्रकार हो कि अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन होगी? क्या करना है सर? पहले वाले पार्ट को सॉल्व करना है, दूसरे वाले में अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए पहली इक्वेशन थी 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके क्या निकालने? इसके निकालने रूट्स। तरीके बहुत सारे हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मैं वैसे मिडल स्प्लिटिंग सोच रहा हूं करने के लिए, तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 3 3 9 और ऐड करने पे आना चाहिए 5। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे पास? ऐसे फैक्टर्स सर -9 हो जाएगा, 3 3 9। उसके अलावा कोई और दिख रहा है क्या मल्टीप्लाई करने पे? नहीं सर। तो अब क्या करें? वो वाला ऑप्शन तो यहां पे काम नहीं कर रहा। अब अल्फा प्लस बीटा यूज करते हैं, तो भाई अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस ऑफ -5/3, ठीक है। अल्फा और बीटा आएगा मल्टीप्लाई करने पे, अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा सर? 3/3, दैट इज 1, ठीक है। अब इसकी मदद से शायद हम अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे सर? अब अल्फा स्क्वायर बीटा यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू अल्फा बीटा, यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरफ, तो हमें क्या मिलेगा सर? हमें मिलेगा यहां पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 इंटू 1, तो ये क्या हो गया? यहां पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, केवल 5/3 बचा, ठीक है। तो मैंने लिखा 5/3 इंटू 1। इसका क्या उपयोग सर? जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा बीटा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा, और वहां हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5/3 के बराबर। मतलब आपको यहां से ये ज्ञात हो गया कि जो आपकी इक्वेशन बनने वाली है, जिसके 2 रूट यहां आपके समक्ष खड़े हैं, उनका सम करने पे कितना आएगा? 5/3 आएगा। और सम आता कैसे वैसे इक्वेशन के हिसाब से? सर इक्वेशन के हिसाब से आता है -b/a करने पे, तो यहां पे -b/a करने पे आ रहा है 5/3। क्या आपको ये लिंक समझ में आया? सर एक बार थोड़ा सा दोबारा बताइए। चलिए देखिए, मैंने पहली इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा निकाला 5/3, अल्फा बीटा निकाला 3/3, दैट इज 1। अब समस्या ये हो रही है कि यहां पे मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके अल्फा बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकाल पा रहा था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जो हमारे हाथ में नहीं है वो तो हम कर नहीं सकते, हाँ जो हमारे पास अस्त्र शस्त्र है उसका मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे पहुंचना था अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर पे, और बेसिकली मुझे यहां पे इन दोनों की वैल्यू थोड़ी चाहिए, मुझे तो इक्वेशन चाहिए। तो इनके थ्रू मैं जैसे भी इक्वेशन निकाल पाऊं मैं उसके लिए रेडी हो जाऊंगा, ठीक है। जैसे यहां पे अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर का यदि मुझे सम और प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाती है तब भी मैं इक्वेशन बना सकता हूं। मुझे गणित ने वो हथियार दिए हैं, मुझे गणित ने वो स्किल सिखाई है जहां पे मैं इनका सम और प्रोडक्ट मिलने पर भी निकाल सकता हूं। जैसे यहां पे अगर ये रूट्स हैं तो अल्फा स्क्वायर बीटा
प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर हो जाएगा किसके बराबर, माइनस बी बाई ए के बराबर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा सी बाई ए। और यदि इन दोनों की वैल्यू हमें मिल जाती, मतलब ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष मिल जाता, तो वहां से बी और सी और ए की वैल्यू हम निकाल के इक्वेशन बना सकते हैं। ये मेरा प्लान है। तो यहां पे मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर तो मिल गया। अब मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो जब आप अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे आपको बेसिकली मिलेगा अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3, जो कि हो जाएगा अल्फा बीटा की होल पावर 3। अल्फा बीटा है 1, तो उसका क्यूब करोगे तो जवाब भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां पे आपको मिल रहा है सी बाय ए इक्वल टू 1। चलिए सी बाय ए 1 के बराबर माइनस बी बाय 5/3 के बराबर। सर एबीसी की वैल्यू उठा लेते, डायरेक्टली नहीं ले सकते आप एबीसी की वैल्यू। क्या करोगे, सर यहां पे ए की वैल्यू 3 है तो वहां पे भी ए की वैल्यू 3 के बराबर ही आनी चाहिए। तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहां पे 1/1 होगी सी बाय ए की वैल्यू। अगर मैं दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी ए की वैल्यू दोनों जगह पे मैच हो जाएगी, दैट इज 3/3। अब दोनों जो मेरे पास सबूत थे उसके हिसाब से ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू हो जाएगी -5, नेगेटिव साइन जाएगा बी के पास, और सी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सर हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3x स्क्वायर -5x प्लस 3, 3x स्क्वायर -5x प्लस 3, जो कि होगा ऑप्शन ए। एक बार चेक कर लेते हैं कंप्यूटर जी क्या कह रहे हैं, उनका जवाब क्या आ रहा है। तो 3x स्क्वायर -5x प्लस 3 कंप्यूटर जी का जवाब है, मतलब सेम ही इक्वेशन बन रही है, कोई अलग इक्वेशन नहीं है। तो जब आप ऐसा कुछ करेंगे तब भी आपको वही इक्वेशन मिल रही है। तो घुमा फिरा के जहां से शुरू किया था वहीं पे यहां पे हमें खत्म करना पड़ा। चलिए ऑप्शन ए यहां पे हमारा जवाब है। बाकी सारी कोई भी इक्वेशन में ये वाले रूट्स नहीं मिलेंगे, पर कोइंसिडेंटली इन दोनों इक्वेशन के सेम ही रूट्स आएंगे। हालांकि हमने प्रयास किया उनको घुमाने का, हमने मतलब सवाल बनाने वाले ने। चलिए सवाल नंबर 16 यहां पे समाप्त। सवाल नंबर 17 देख रहे हैं हम कि इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस k-4 into x, ठीक है, प्लस 4y प्लस इज इक्वल टू k, ठीक है, एंड दूसरी इक्वेशन यहां पे दी है हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब सर a1 अपॉन a2 वुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 और वुड बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। एग्जैक्टली सेम वैल्यूज का रेशियो है, तभी तो बहुत सारे सॉल्यूशन मैच खा रहे हैं। चलिए तो a1 की वैल्यू कितनी है, सर a1 की वैल्यू है k-4, a2 की वैल्यू कितनी है, तो सर a2 की वैल्यू है केवल k, कुछ और नहीं है साथ में। चलिए b1 की वैल्यू, सर b1 की वैल्यू यहां पे है 4 और यहां पे है b2 की वैल्यू एज k। c1 c2 की वैल्यू, सर c1 की वैल्यू यहां पे हो जाएगी -k, क्यों भैया, सर k पॉजिटिव है, साइड चेंज करेगा तो माइनस क्या आ जाएगा। और जब भी आप a1 b1 c1 की वैल्यू लेते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन सोच के लेते हैं। वो 16 भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, कि a प्लस बी प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वो 16 को इस तरफ आना पड़ेगा, तब जो वैल्यू आएगी तभी हमारी c2 बनेगा वो, ठीक है। चलिए क्या करना है, आप वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। पहले में होगा k-4 अपॉन k इज इक्वल टू 4 अपॉन k, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, सर k से k कैंसिल, यहां पे हो जाएगा k-4 इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू हो जाएगी 8। एक वैल्यू हमें ये मिल रही है, लेकिन हम यहां पे अभी संतुष्ट नहीं होंगे, हम दूसरी जगह भी चेक कर लेते हैं। चलिए दूसरे में है b1 अपॉन b2 दैट इज 4 अपॉन k इज इक्वल टू -k अपॉन -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 16 और 4 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 16 और 4 और यहां पे हो जाएगा k स्क्वायर, ठीक है। 16 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा सर 64 और यहां हो जाएगा k स्क्वायर, मतलब सॉल्व करेंगे तो कितना, सॉरी k स्क्वायर हो जाएगा 64, तो k की वैल्यू आएगी +-8, क्योंकि रूट लेंगे आप जब 64 का तो आपको मिलेगी k की वैल्यू कितनी, +-8। तो यहां के हिसाब से k की वैल्यू या तो 8 हो सकती है या तो -8। अब हम कौन सी वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो यहां पे k की वैल्यू 8, वहां पे भी k की वैल्यू 8 है, तो वो -8 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले पार्ट में वो नहीं आ रहा है। सिंपल, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर कुल मिला के 8 होना चाहिए आपका आंसर, क्योंकि वो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। बाकी वैल्यू जो -8 आ रही है वो ये वाले कंडीशन में फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो भाई यहां पे फिट नहीं बैठ रहा है। तो ऐसी k की वैल्यू चाहिए जो दोनों जगह पे फिट बैठे, वरना तो लड़ाई हो जाएगी ना। तो लड़ाई ना हो इसलिए 8 हम आंसर के तौर पे चूज करेंगे। एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं,
उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन सी -8। यहां पे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि वो पहली कंडीशन में मैच नहीं खा रहा है। अगर पहली कंडीशन में भी आ जाता -8 तो हम -8 को मार्क करते। ठीक है, ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। वो वैल्यू लेनी है के की जो दोनों चीजों को सेटिस्फाई करे, दोनों पक्षों को। चलिए सवाल नंबर 18 क्या बोल रहा है आपसे, इफ एनी पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -9 तो रिमाइंडर आ रहा है 3x + 2। अब ये अगर स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो हमारा डिविडेंड जो है वो क्या है सर, वो है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, डिवाइजर कौन है सर, डिवाइजर है हमारा एक्स स्क्वायर -9। ठीक है, क्वेश्चंट क्या है सर, क्वेश्चंट हमें पता नहीं है, रिमाइंडर पता है, क्वेश्चंट नहीं पता। हम क्वेश्चंट को मान लेते हैं जी ऑफ एक्स। चलिए ठीक है, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आ रहा है हमारा सर 3x + 2। अब भाई जो इक्वेशन दी, जो स्टेटमेंट दिया है उससे मैं यही जानकारी निकाल पा रहा हूं, और इसको यदि मैं गणित के रूप में लिखूं तो मुझे मिलेगा एफ ऑफ एक्स इज, कैसे हो जाएगा सर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर, प्लस कितना है रिमाइंडर, दैट इज 3x + 2। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, इफ इट इज डिवाइडेड बाय x - 3 रिमाइंडर कितना होगा। कक्षा 9वीं, कॉन्सेप्ट का नाम रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहता है वो कि यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करके, यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करके जब आप f ऑफ x में पुट करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो वही वैल्यू होगी जो आपको असल डिवीजन करने पे रिमाइंडर के रूप में मिलेगी। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें पूरा वो डिवीजन करने की, लॉन्ग डिवीजन करने की मेहनत से बचाती है कि पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए एफ ऑफ एक्स में, आपको आपका रिमाइंडर मिल जाएगा। अब यहां पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स के बारे में इतनी ही जानकारी है, देखते हैं यहां पे क्या हमें हेल्प हो सकती है। तो जब आपने पुट किया एक्स की वैल्यू कितनी 3, क्योंकि यहां देखो -3, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। कैसे निकालते हैं एक्स की वैल्यू सर, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको 0 से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू पता ही लगा जाती है। एक्स की वैल्यू है 3, तो जहां जहां पे एक्स दिख रहा है वहां वहां पे रिप्लेस कर दो, जी ऑफ एक्स को ऐसे रहने दो फिलहाल। ठीक है, उसको मत परेशान करो क्योंकि वो क्वेश्चन है वैसे भी बेचारा। +3 × 3 + 2, ध्यान देने वाली बात, F3 पे जब यहां पे आप सॉल्व करेंगे 3 स्क्वायर 9, 9 - 9 हो जाएगा 0। तो 0 जो हमारा क्वेश्चन था जो कि अननोन क्वांटिटी थी वो क्या हो गई, वो तो 0 से मल्टीप्लाई हो गई। तो हमारी सबसे बड़ी मुसीबत तो टल गई, किसकी वजह से, सवाल ने खुद ही टल दी। तो 3 × 3 = 9 + 2, 0 × समथिंग करोगे आपको मिलेगा 0, तो f ऑफ 3 हो जाएगा 0 + 9 और 2 11, तो f ऑफ 3 हो जाएगा 11 के बराबर, यानी कि ऑप्शन सी। तो बिना क्वेश्चन निकाले केवल और केवल आपने रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके सवाल को सॉल्व किया, परंतु प्रथम दृश्य आप सोचेंगे कि अरे यार इसमें क्वेश्चन भी नहीं पता, एफ ऑफ एक्स भी नहीं पता, तो ये वाला रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। देखो एक बताता हूं क्या बेसिक मूल मंत्र, कि जब भी सवाल को अप्रोच कर रहे हो एटलीस्ट ट्राई तो करो कि कुछ कुछ तो लिखो। अगर आप इसको इसी फॉर्म में लिख के ट्राई करेंगे एक बार रिमाइंडर निकालने का, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप पहले कभी सवाल पढ़ेंगे तो आपको सोचने में भी लगेगा नहीं कि ऐसा कुछ करने पे आपको आंसर मिल जाएगा, पर मिला है भाई, सबको मेहनत करने पे फल मिलता है, हमें भी मिला है। तो यहाँ पे भी हमने वही किया कि भाई देखते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा यहाँ पे। चलिए एक बार आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं कंप्यूटर जी के साथ। तो ऑप्शन सी हमारा आ रहा है सही। तो हमने और कंप्यूटर जी ने इस सवाल को सही सॉल्व किया, आपने भी बिल्कुल सही तरीके से अप्रोच किया। अब हम मूव करेंगे सवाल नंबर 19 की तरफ, जो क्या बोल रहे हैं आपसे कि ये जो इक्वेशन है 2x² + 5x + 5 = 0, इसके रूट्स कैसे होंगे ये बताना है। अब रूट्स का नेचर बताने के लिए हमारे पास जो अस्त्र शस्त्र है उसका नाम है डी, डिस्क्रिमिनेंट, जो कहता है कि भाई मैं हूं b² - 4ac के बराबर और मेरे 3 अलग अलग रूप हैं, एक मोर देन 0, एक = 0 और एक लेस देन 0 वाला। तीनों में से जो रूप आपका वैल्यूज में आएगा उसके हिसाब से निष्कर्ष स्थापित होगा। चलिए तो यहां पे भाई b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 2 और यहां पे c की वैल्यू है कितनी 5। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज को, आंसर निकालते हैं। तो d हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब 5² - 4 × a की जगह आप लिखेंगे 2 और c की जगह आप लिखेंगे 5, है कि नहीं। यस सर, d हो जाएगा यहां पे 5² 25 - 5 चौके 20 और 2 हो जाएगा 40, तो d की वैल्यू हो जाएगी -15, कितनी
-15। डी की वैल्यू -15 है, मतलब हमारे पास तीन जो रिजल्ट हैं, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0, इस वाले कैटेगरी में आ रहा है हमारा डी का वैल्यू। और यदि डी की वैल्यू 0 से कम है तो हम क्या कहेंगे, कैसे होते हैं हमारे रूट्स? सर हमारे रूट्स होते हैं इमेजिनरी, जिसका अदर वर्ड होता है नॉन रियल। अब दो ऑप्शन है यहाँ पे नॉन रियल वाले, नॉन रियल में इक्वल की नॉट इक्वल। सर क्योंकि डी की वैल्यू -15 आ रही है तो हम नॉट इक्वल के पक्ष में जाके ऑप्शन डी को मार्क करेंगे, क्योंकि नॉन रियल में इक्वल है या नहीं वो पता करना हमारे लिए इतना मुश्किल काम है, तो हमें इतना बताया नहीं गया। हम खेलिए अपने जो 10th तक के कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो हम नॉन रियल पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो नॉन रियल एंड नॉट इक्वल होगा। आप चाहें तो वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं आपका जवाब क्या आ रहा है। फिलहाल के लिए ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर। हम करेंगे कंप्यूटर जी से एक बार वेरीफाई, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन डी, मतलब हमने और उन्होंने सवाल को सही तरीके से अप्रोच किया है। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल नंबर 20 की ओर, जो क्या बोल रहा है हमसे कि ये जो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दिया है आपको, दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं, उसमें k की वैल्यू प्राप्त करो यदि नो सॉल्यूशन वाला सिस्टम है। तो नो सॉल्यूशन मतलब क्या होगा कि सर a1/a2 is equal to b1/b2 and it is not equal to c1/c2। कक्षा 10वीं, चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टार्टिंग एक्सरसाइजेस में ये कॉन्सेप्ट्स हैं, यदि आपको ये याद नहीं है तो प्लीज एक बार जाके रिवाइज कर लीजिए। चलिए अब इसमें एक a1 की वैल्यू पहले ज्ञात कीजिए। सर a1 की वैल्यू है वहां पे 1, a2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो वो आ रही है 3, b1 की वैल्यू आ रही है 2 और b2 की वैल्यू है यहां पे k, जो हमें प्राप्त करना है, पता करना है। c1 की वैल्यू आएगी -5, क्योंकि देखो यहां पे 5 है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा तो इस तरफ आ जाएगा तो -5, और c2 की वैल्यू भी होगी -5। ठीक है सर, लेकिन अगर दोनों में माइनस है तो लिखना जरूरी है क्या? वैसे तो जरूरी नहीं है, पर मैं क्या करता हूं भाई, कहीं छोटा सा एरर ना हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे एरर से 4-4 मार्क हमारे चले जाएंगे, तो वो चीज ना हो, इसलिए मैं हमेशा साइन लेके चलता हूं। अब जो होगा कैंसिल होना होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो a1/a2 मतलब 1/3, ये बराबर होना चाहिए 2/k के, और ये बराबर नहीं होना चाहिए -5/-5 के। दो हिस्से, एक बार होगा 1/3 इक्वल्स टू 2/k। सॉल्व करेंगे 1 इंटू k करने पे आएगा 2 इंटू 3, अर्थात k की वैल्यू 6 के बराबर, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। लेकिन हम अभी मार्क नहीं कर सकते, क्यों भैया? सर दूसरा पार्ट करना बाकी है, तो भाई यहां पे हो जाएगा 2/k इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि -5 कैंसिल होके 1 देंगे। तो ये बोल रहा है 2 की वैल्यू, k की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और हमारे लिए वैसे भी k की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, हमारे हिसाब से k की वैल्यू 6 आ रही है। तो क्या ये वाली k की वैल्यू इस वाली k की वैल्यू से, मतलब जो यहाँ पे कंडीशन है उससे सेटिस्फाई हो रही है? हाँ सर, ये बोल रहा है k की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यदि यहाँ पे हमारी k की वैल्यू 2 आती तो हम सोचते कि अब क्या करना है, पर क्योंकि अलग वैल्यू आ रही है जो कि 2 के बराबर नहीं, तो मतलब ये वैल्यू अप्रूव हो जाती है एज आर आंसर। तो ऑप्शन ए को 6 को हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। कंप्यूटर जी से पूछ लेते, उन्होंने भी ए के आगे टिक मार्क मार दिया है, ग्रीन सिग्नल यहां पे लगा दिया है। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पड़ाव की ओर। इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा हमारे पास, लेकिन आपके पास समय और पढ़ाई करने के इंतजाम कभी भी कम नहीं होंगे, क्योंकि अब भाई मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आपके लिए पूरी तरीके से तैयार है, एकदम बढ़िया से फंक्शनल है, आप उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। सर इस वेबसाइट की खासियत क्या और ये क्यों बनाई गई है, ये सवाल सबके मन में आ रहा होगा, तो मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताता हूं। देखो हो क्या रहा है, हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली बहुत सारे वीडियोस ऐड होते हैं, अलग अलग क्लासेस के, फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th, ठीक है, उसमें भी इतने सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब होता यह है कि भाई इतने सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आ रहे हैं, इतने सारे सब्जेक्ट के लेक्चर आ रहे हैं, तो कहीं आपके काम के सेशंस गुम ना जाएं, इस चिंता में हमने क्या किया, हमने उस चिंता को दूर करने के लिए, उस समस्या का हल निकालने के लिए हमने वेबसाइट बना दी है। इसमें अलग अलग हमने एक तरीके से कहते हैं चैनल्स बना दिए कि भैया आपको एनटीएससी पढ़ना है तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पे जाइए, एनटीएससी के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप एनटीएससी के टैब पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट एनटीएससी कि किस टीचर ने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है। और जब आप यहाँ पे वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करते हैं तो इसी के अंदर आपको चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है, हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो जानकारी मिल जाती है, किस चैप्टर की किस सेशन की क्या लेंथ है, कितने घंटे पढ़ाया है, क्या टॉपिक कवर किया, आपको वो भी मिल जाता है।
बस यहां पहुंच के जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए कल आपने अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस वंस पे खत्म किया तो आज आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, अब आगे बोस्टनॉल के टैब पे क्लिक कीजिए, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद कुछ इस तरीके से जैसे आपके नॉर्मल यूट्यूब सेशंस खुलते हैं, वहां पे आप वीडियोस देखते हैं, सेम वैसे यहाँ पे वीडियोस रहते हैं। बस एक फर्क है जो कि बहुत पॉजिटिव है कि यहाँ पे ना कोई एडवर्टाइजमेंट है, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, तो ना कोई सजेशन। आपका पूरा ध्यान यहाँ पे, आपका पूरा फोकस हमेशा यहाँ पे कहाँ रहता है, आपकी पढ़ाई पे रहता है, और आप आसानी से टीचर के पढ़ाए कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर पाते हैं, जो कि हम हमेशा चाहते हैं आप करें। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। इस सेशन में हमने क्या किया, तो एनटीएससी सैट का हमारा जो स्टेज 1 की हम तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे तो उसमें मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 या फिर टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है अलजेब्रा। काफी वास्ट टॉपिक है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। आज हमने पीवाईक्यू के 20 क्वेश्चंस के सेट को यहां पे समाप्त किया। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप इनकी मदद से और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज नॉलेज जितना आप स्प्रेड करेंगे उतना आपको भी मिलेगा। बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।